काश बेटे की शादी गरीब की बेटी से ही कर दी होती। माधव का आलीशान बंगला पूरी कॉलोनी में अपनी अमीरी का गुरूर बिखेर रहा है। बंगले के बाहर की सड़क एकदम शांत है, लेकिन तभी बंगले के भारी लोहे के दरवाजे खुलते हैं और एक गरीब बेबस पिता अजय को धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है। अजय को धक्के देने वाला कोई और नहीं, बंगले का मालिक माधव है। माधव दरवाजे पर आता है और सड़क पर घुटनों के बल बैठे अजय को गुस्से से भरी निगाहों से देखता है। पता नहीं कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं। अगली बार अपनी गरीब बेटी के लिए रिश्ता देखने जाने से पहले अपनी औकात देख लेना और अपनी बराबरी के घर में ही जाना। बोलता हुआ माधव जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। अजय उठने की कोशिश कर ही रहा था कि माधव के बंगले के सामने वाले छोटे से घर से केदार भागता हुआ अजय के पास आता है और अजय को सहारा देकर उठाने लगता है। अरे भाई, तुम्हें चोट तो नहीं आई? अजय खड़ा होता है और अपने कपड़ों से धूल झाड़ने लगता है। इंसान को दौलत में इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि वो रिश्तों की भी दौलत की नजरों से देखने लगे। मेरी बेटी गरीब है तो क्या, उसकी शादी गरीब घर में ही होगी। केदार देखता है कि अजय के घुटने से खून बह रहा है। अरे तुम्हें तो चोट लग गई है, आओ मेरे घर, मैं तुम्हारे घाव में मरहम पट्टी कर देता हूं। केदार इंसानियत दिखाते हुए अजनबी अजय को सहारा देकर अपने छोटे से घर में ले जाता है और इधर अजय को घर से बाहर निकालकर जैसे ही माधव हॉल में पहुंचकर महंगे झूमर के नीचे रखे मखमली सोफे पर बैठने ही वाला होता है कि उन्हीं सोफों पर उसकी पत्नी सरिता और बेटे सौरभ के साथ बैठी उसकी मां इंदुमती उठ खड़ी होती है और माधव, ये तूने बिल्कुल गलत किया है। उस बेचारे गरीब को तुझे ऐसे बेइज्जत करके घर से नहीं निकालना चाहिए था। माधव अपनी मां के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। ऐसे कैसे उसे बेइज्जत न करता माँ? यह बेइज्जती उसे हमेशा ये याद दिलाएगी कि अपनी गरीब बेटी के रिश्ते के लिए वो अपनी बराबरी वालों के घर में जाए, अमीर घरों में नहीं जाए। माधव बेटा, देख तू अपनी होने वाली बहू को दौलत की नजरों से नहीं बल्कि संस्कारों की नजरों से देख, क्योंकि दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन संस्कार ना तो एक दिन में आते हैं और ना ही एक दिन में जाते हैं। अरे चुप कर बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ आऊंगा। भाड़ा आया मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ने वाला, मेरे बूढ़े पैरों में बहुत जान बाकी है। तू छोड़ आएगा तो मैं चलकर वापस आ जाऊंगी। अरे अम्मा जी, आप भी ना, आप जानते तो हो कि ये किसी की नहीं सुनते, फिर भी आप इन्हें समझा रही हो। और ये गलत नहीं कह रहे, इस घर में अमीर बहू ही आएगी, गरीब बहू बिल्कुल नहीं आएगी। इधर माधव और उसकी मां इंदुमती की नोकझोंक खत्म हो जाती है और उधर अजय केदार के घर से अपने घुटने पर पट्टी करवाकर अपने घर के लिए निकल जाता है। शाम होते होते अजय अपने गांव के छोटे से घर लौटता है, जहां आंगन में उसकी पत्नी प्रभा और बेटी विभा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। अजय को दूर से आता देखकर प्रभा और विभा के चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन जैसे ही अजय लंगड़ाता हुआ थोड़ा नजदीक जाता है, उसके चेहरे पर बेचैन और फिक्र साफ झलकने लगती है। प्रभा भागकर अजय के पास जाती है और अरे आप तो विभा के लिए लड़का देखने गए थे ना, तो फिर आपको ये चोट कैसे लगी? ये चोट मुझे नहीं लगी प्रभा, मेरी गरीबी को लगी है और अब हमें गरीब घर में ही अपनी बेटी विभा की शादी करनी होगी। अमीर घर में उसकी शादी का सपना छोड़ना होगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा तो जी घबरा रहा है। घबराओ मत प्रभा, तुम विभा की शादी की तैयारियां करो। अजय की बात सुनती हुई प्रभा उसे सहारा देकर घर के अंदर ले आती है। अजय प्रभा को केदार और उसके घर के बारे में सब कुछ बताता है। अजय की तलाश तो पूरी हो गई थी, लेकिन माधव की तलाश 2 दिन बाद भी जारी थी। 2 दिन बाद माधव एक रेस्टोरेंट में बर्गर खाते हुए अपने एक दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। देख, मुझे अमीर बहू चाहिए, लड़की जैसी भी हो, उसके माँ बाप कुछ भी करते हो, लड़की भी कुछ भी करती हो, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। बस लड़की दौलतमंद होनी चाहिए ताकि समाज में मेरा रुतबा बना रहे। माधव का दोस्त उसे आकाश और नीता की बेटी रचना के बारे में बताता है। आकाश और नीता की अमीरी के बारे में सुनकर माधव अपनी मां इंदुमती, पत्नी सरिता और बेटे सौरभ के साथ उनके घर आई मीन बंगलो पहुंच जाता है। बंगलो के बाहर बड़ी खड़ी महंगी गाड़ियां, बंगलों की महंगी सजावट देखकर माधव की आंखें चमक उठती हैं। माधव जैसे ही अपने पूरे परिवार के साथ हॉल में पहुंचता है तो अपनी मां इंदुमती के कान में बुदबुदाता है। देखो माँ, जैसी अमीर बहू मैं चाहता था, मुझे वैसी ही अमीर बहू मिल गई है। बस तुम अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना। अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो सोच लेना कि आश्रम के वार्डन का नंबर अभी भी मेरे फोन में डायल ही है। ज्यादा बोलेगा तो तेरी बत्ती सी तोड़ दूंगी। माधव और उसके परिवार वालों का इंतजार कर रहे आकाश और नीता हॉल में उनका स्वागत भारत की सबसे महंगी मिठाई स्वर्ण प्रसादम से करते हैं। फिर नीता स्टाइलिश साड़ी में रचना को कमरे से लाकर हॉल में सौरभ के सामने बिठा देती है। जब तक आकाश और रचना एक दूसरे को देखते हैं तब तक माधव अपने सवाल आकाश से पूछता है।
आकाश जी, वैसे आप बहुत अमीर लगते हैं। हाँ, शहर में हमारा बहुत रुतबा है। दौलत के मामले में हम शहर के टॉप 10 अमीरों में आते हैं। आकाश की बात सुनकर माधव तो जैसे आसमान में ही उड़ने लगता है और फिर कुछ देर बातें करने के बाद शादी लगभग तय हो ही जाती है कि तभी वो कुछ लेन देन की बात कर ले। अरे लेन देन की क्या बात करना है, आपको सिर्फ देना ही देना है। हम आपको क्या ही दे सकते हैं। क्या क्या कहा आपने? अरे मेरे बेटे को थोड़ी मजाक करने की आदत है। वो बोल रहा है कि आप तो अपनी बेटी दोगे और हम आपको क्या ही देंगे। इंदुमती की बात पर सब ठाके लगाकर हंसने लगते हैं। रचना से सौरभ की शादी की बात पक्की करके माधव, इंदुमती और सरिता घर वापस आकर शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। ठीक उसी समय केदार के घर पर भी उसके बेटे हेमंत की शादी की तैयारियां होने लगती हैं। माधव के घर पर लाइटिंग और महंगे पर्दों का डेकोरेशन लगता है तो अजय के घर के सामने सड़क पर सस्ता सा टेंट लग रहा होता है। तभी माधव के बंगलों के सामने फूलों से भरा एक लोडिंग ट्रक आकर रुकता है। सरिता जैसे ही ड्राइवर के पास जाकर ये कहती है तो भैया, लोडिंग बंगलो के अंदर ले चलो। तभी उसकी नजर फूलों से भरी टोकरी के लिए अपने घर के अंदर जा रही कल्पना पर पड़ती है। कल्पना, तुम्हारे बेटे की शादी और मेरे बेटे की शादी एक ही दिन हो रही है, तो तुम हमारी तरह बराबरी करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो ना? कल्पना रुकती है और मुड़ती है। मैं जानती हूँ सरिता कि तुम अमीर हो और मैं गरीब हूँ, तो मैं भला तुम्हारी बराबरी करने की सोच भी कैसे सकती हूँ। बस मेरे बेटे की शादी अच्छे से हो जाए, इतना ही बहुत है मेरे लिए। सरिता की बात का जवाब देकर कल्पना फूलों से भरी टोकरी लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। शाम होते होते माधव का बंगला फूलों से सज जाता है और कल्पना उन फूलों से अपने घर की दहलीज पर रंगोली बनाती है। और फिर अगले दिन माधव अपने बेटे की एसी बस में और केदार ट्रेवलर में अपने बेटों की बारात को लेकर जाते हैं। सौरभ और रचना की शादी संपन्न हो जाती है। माधव और सरिता अपनी बहू के स्वागत की तैयारियों के लिए उनसे पहले घर पहुंच जाते हैं और बंगले के बाहर ढोल और ताशे वालों को लाइन से खड़ा कर देते हैं। माधव और सरिता उनके बीच खड़े होकर जैसे ही मेरे बेटे और बहू की कार आए तो ऐसे बजाना कि जैसे कोई राजा आया हो। तभी वहां से मोहल्ले का ही नरेंद्र गुजरता है। माधव उसे रोकता है और ओ भाई सुनो, ये बैंड ना हमने अपनी बहू के स्वागत के लिए बुलवाए हैं। अरे भैया, तो मैं क्या करूं? मैं तो बस बता रहा हूँ ताकि तुमको ये गलत फहमी ना हो कि ये बैंड गरीब केदार ने अपनी गरीब बहू के स्वागत के लिए बुलवाए हैं। तभी ट्रेवलर आकर केदार के घर के सामने रुकती है। उसमें से सबसे पहले कल्पना और केदार की गरीब बहू आभा का गृह प्रवेश बिना शोर शराबे के होता है। कुछ देर बाद एक महंगी कार माधव के बंगले के सामने आकर रुकती है। जैसे कार में से दूल्हा सौरभ और दुल्हन रचना बाहर आते हैं, ढोल नगाड़ों की गूंज पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। अरे आ गई मेरी अमीर बहू। अमीर बहू रचना का बंगले में गृह प्रवेश होने के बाद शाम को दोनों अमीर और गरीब बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म होती है। अमीर बहू की मुंह दिखाई में कॉलोनी की नामी और अमीर औरतें भारी साड़ियों और गहनों से लदी हुई पहुंचती हैं। उनके बीच रचना मॉडर्न साड़ी पहने और भारी मेकअप में सजी बैठी होती है। अपनी अमीर बहू को देखकर अपने बगल से खड़ी अपनी सास इंदुमती के कान में सरिता अपनी खुशी का इजहार करती है। अम्मा जी, आप कहती थी संस्कार देखो, पैसे मत देखो। अगर गरीब घर की बेटी हमारे घर की बहू बनती तो क्या उसके चेहरे पे इतनी रौनक होती, उसमें इतना फैशन सेंस होता। बहू, तू कभी नहीं सुधरने वाली। वहीं दूसरी तरफ केदार के घर में भी उसकी गरीब बहू की मुंह दिखाई में मोहल्ले की औरतें आई हुई हैं। वो सभी साधारण साड़ी पहने चटाई पर बैठी हैं। गरीब बहू विवाह एक लाल साड़ी में सादगी के साथ उन औरतों के बीच बैठी है। तभी उन औरतों के बीच बैठी जानकी अपने बगल में बैठी कल्पना से कहती है, अरे सरिता को अपनी दौलत का इतना घमंड है कि उसने हम लोगों को अपनी बहू की मुंह दिखाई में पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं जानकी, अगर तुम सरिता की बहू की मुंह दिखाई में चली जाती तो क्या तुम मेरी बहू देख पाती? मुंह दिखाई की रस्म पूरी होती है। अब औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं और फिर अगले दिन से ही जिंदगी अपनी राह पर आ जाती है। शादी के एक हफ्ते बाद कल्पना अपने घर के छोटे से हॉल में चटाई पर बैठी अपनी गरीब बहू विभा के हाथों में प्यार से मेहंदी लगा रही होती है। तभी विभा को कुछ याद आता है। मम्मी जी, आपने तो मेरे हाथों में मेहंदी लगा दी। मुझे बाजार सब्जी लेने जाना था। बहू तो चिंता मत कर, मैं ही बाजार जाकर सब्जी ले आऊंगी। विभा के हाथ में मेहंदी लगाकर कल्पना थैला लेकर घर से बाहर निकलती है। ठीक उसी समय माधव और सरिता अपनी बालकनी में खड़े उसे देखते हैं। तभी विभा अपने घर के दरवाजे पर आती है और मम्मी जी, आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, तो आप खाने के लिए कुछ भी ले आइएगा। विभा की बात सुनकर सरिता और माधव एक दूसरे का मुंह देखते हैं और खोखली हंसी हंसने लगते हैं। तभी इंदुमती बालकनी में आ जाती है। क्या हुआ, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो?
अम्मा जी आप क्या रट लगाए रहती थी कि अमीर बहू नहीं संस्कारी बहू लेकर आना, तो अभी अभी हमने संस्कार देखे। गरीब बहू अपनी सास को ऑर्डर दे रही है कि मार्केट से कुछ खाने को ले आना, वो खाना नहीं बना पाएगी। अरे उस पे बाद में हंसना, पहले मुझे खाने को ला कर दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, शाम को मुझे भूख लगती है। इंदुमती के पीछे पीछे सरिता और माधव हॉल में आते हैं। तभी रचना मॉडर्न पार्टी ड्रेस पहने अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आती है। अरे बहू कहाँ जा रही हो इस वक्त? पापा जी मैं अपनी फ्रेंड के घर पार्टी करने जा रही हूँ। बहू तुम्हें जहाँ भी जाना है बाद में जाना, पहले अपनी दादी सास को किचन से कुछ स्नैक्स ला कर दे दो। सॉरी मम्मी जी मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, आप ही ला कर दो। बोलती हुई रचना हॉल से बाहर निकल जाती है। इंदुमती, माधव और सरिता बस उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। फिर उसी दिन शाम को सौरभ थका हुआ ऑफिस से घर लौटता है और सीधा अपने कमरे में जाता है। वो दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर जाता है। अरे रचना देखो मैं आ गया। दरवाजा खोलने पर सौरभ को कमरे में अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो वो हॉल में आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद इंदुमती अपने कमरे से आकर सौरभ के बगल से बैठ जाती है। दादी रचना कहाँ है? वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। तेरी पत्नी सहेली के पास पार्टी करने गई है। क्या? उसने मुझे बताया भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही हेमंत फैक्ट्री से मजदूरी करके अपनी खाली टिफिन लिए घर लौटता है, उसकी पत्नी विभा तुरंत दौड़कर उसके पास आती है और उसके हाथ से टिफिन ले लेती है। आप बैठिए मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। विभा हेमंत का टिफिन लेकर किचन में चली जाती है। हॉल में बैठे उसके सास ससुर कल्पना और केदार ये सब देखते हैं। हमारी बहू गरीब भले ही है लेकिन संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें अपने बेटे के लिए एक संस्कारी बहू मिल गई। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शाम अपने बंगले की बालकनी में खड़ी सरिता और माधव देखते हैं कि सामने वाली छत पे केदार और उसकी पत्नी कल्पना अपनी गरीब बहू के साथ चाय पी रहे हैं। बहू तू तो ऐसे हमारे साथ रहती है कि लगता ही नहीं कि हम सास बहू हैं। मम्मी जी सास ससुर में और मम्मी पापा में फर्क ही क्या होता है? हाँ बहू बिल्कुल सच कह रही हो, बस सोच का ही फर्क होता है। अगर सोच मिल जाए तो सारे रिश्ते तो एक जैसे ही होते, भावनाओं से जुड़े हुए। गरीब बहू की बातें सुनकर सरिता और माधव के मन में जलन की भावना पैदा हो जाती है। गरीबों को देखो अपनी तसल्ली के लिए कैसे खुद ही अपनी खुशियां बना लेते हैं। इसी को तो गरीबी कहते हैं कि जो चीज गरीबों को नहीं मिलती उसको वो नेगेटिव बना देते हैं और जो उनके पास होती है उसे वो पॉजिटिव बना देते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। जैसे अंगूर न मिलने पर लोमड़ी उन्हें खट्टे कहकर दिल को तसल्ली दे देती है और सस्ती मिलने वाली मूंगफली को गरीब अपने बच्चों को बादाम से पौष्टिक बताकर खिलाता है। माधव के साथ सरिता भी हंसने लगती है और हंसती हुई वो वहां से अपनी बहू रचना के कमरे की तरफ चल देती है। रचना के कमरे में जाकर सरिता देखती है कि उसकी बहू रचना बिस्तर पर लेटी फोन चला रही है। बहू आज डिनर नहीं बनाना है? मम्मी जी मैं अभी बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, तो डिनर बनाना मेरे बस की बात नहीं है, तो आप ही डिनर बना लो ना। तभी वहां इंदुमती आ जाती है। बहू तू बैठी रहेगी और तेरी सास खाना बनाएगी? दादी जी मैं अपने साथ दहेज में इतने सारे किचन अप्लायंसेस लाई तो हूँ ना, सब ऑटोमेटिक हैं, सिर्फ बटन ही दबाना है और जो भी बनाना है बन जाएगा। सो प्लीज आप दोनों मुझे परेशान मत करो और जाकर डिनर बना लो। अपनी अमीर बहू की बात सुनकर सरिता अपने सास इंदुमती के साथ हॉल में आ जाती है। और ले आओ अमीर बहू, मैं कहती थी कि दौलत नहीं संस्कार ढूंढो, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, अब भुगतो। ठीक उसी समय ऑफिस से आया सौरभ इंदुमती की बात सुन लेता है। क्या हुआ दीदी, क्यों बड़बड़ा रही हो आप? बहू ने मुझे डिनर बनाने को कह दिया, इसीलिए अम्मा जी का पारा हाई हो गया है। बालकनी में खड़ा माधव उन सब की बातें सुनकर हॉल में आता है और अरे बढ़िया चुप कर, मेरी बहू को कुछ मत बोला कर, नहीं तो तुझे अनाथ आश्रम छोड़ाऊंगा। अनाथ आश्रम में तो वो बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। हाँ तुझे वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। देख बेटा, तू मेरा बेटा है तो मैं भी तेरी माँ हूँ, तो ये मत समझना कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मैं वापस आ नहीं सकती। मैं वापस आ जाऊंगी और इस घर से 4 कंधों में ही जाऊंगी। माधव इंदुमती की इन बातों से भावुक हो जाता है और इंदुमती को गले से लगा लेता है। अरे माँ कुछ भी बोलती हो, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। तू कुछ भी बोले वो ठीक, मैं कुछ बोल दूं तो तू घबरा जाता है। दोनों माँ बेटों की बातें सुनती हुई सरिता किचन की तरफ बढ़ जाती है। ठीक उसी समय कल्पना अपने घर की छोटी सी रसोई में अपनी बहू विभा के साथ सब्जी में तड़का लगा रही थी। मम्मी जी सब्जी में मिर्ची कितनी डालनी है? बहू कम डालना, तुम्हारे ससुर ज्यादा तीखा नहीं खा पाते। विभा सब्जी में थोड़ी ही मिर्ची डालती है कि तब तक विभा और कल्पना सब्जी रोटी बनाती हैं। तब तक सरिता अपने किचन से ऑटोमेटिक किचन अप्लायंसेस की मदद से वेज पुलाव, मिक्स वेज, पराठे और दाल बना लेती है। तब तक उसकी बहू रचना भी घर वापस लौटकर हॉल में अपने पति, ससुर और दादी सास के साथ बैठ जाती है। डिनर बनाकर सरिता सबको हॉल में सर्व करती है। तभी रचना अपनी थाली उठाती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है।
अरे बहू, तुम कमरे में क्यों जा रही हो? हमारे साथ बैठकर खाओ ना। मुझे अपनी फ्रेंड से कुछ जरूरी बात करनी है तो खाना खाते हुए कर लूंगी। रचना बिना किसी के परवाह किए थाली लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इतने दिन से रचना को इस घर में आए हो गए, लेकिन आज तक उसने हम सबके साथ बैठकर कभी खाना ही नहीं खाया। थाली लेकर कभी अपने कमरे में चली जाती है, कभी बालकनी में चली जाती है, कभी छत पर चली जाती है, कभी पार्टी करने चली जाती है। अरे मेरी बहू को कुछ मत बोल, तो या तो हमारे साथ डिनर कर या अपनी थाली लेकर तू भी कमरे में चला जा। वहीं दूसरी तरफ विभा सब्जी और रोटी बनाकर हॉल में बिछी चटाई पर बैठे अपने ससुर केदार और पति हेमंत को सर्व करती है। उसकी सास कल्पना भी उसके साथ होती है। केदार जैसे ही पहला निवाला खाता है अचानक खांसने लगता है। अरे बहू, आज फिर खाने में तुमने मिर्ची ज्यादा कर दी। सॉरी पापा जी, मम्मी ने कम मिर्च डालने को बोला था, लेकिन मिर्ची ज्यादा तीखी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली बार से ध्यान रखूंगी। अरे बहू, तुम तो ऐसे सॉरी बोल रही हो जैसे तुमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। खाने में मिर्ची कम ज्यादा हो जाती है तो इसके लिए माफी मांगने वाली कौन सी बात है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। गरीब बहू अपने परिवार की हर छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखती और अमीर बहू सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचती। एक दिन शाम को सौरभ ऑफिस से घर आकर अपने कमरे में आता है और आईने के सामने खड़ी नेकलेस पहन रही रचना को अपने ऑफिस बैग से एक फाइल निकाल कर देता है। देखो रचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको संभाल कर अलमारी में रख देना। एक भी पेपर इधर उधर हो गया तो मेरी नौकरी इधर उधर हो सकती है। रचना फाइल ले लेती है, लेकिन सौरभ के कमरे से जाते ही लापरवाही से बिस्तर पर फेंक देती है। फिर अगले दिन सुबह जब हॉल में माधव, इंदुमती, सरिता और सौरभ बैठे हुए थे, तभी रचना अपने कमरे से उनके पास आती है और मम्मी जी, घर में साफ सफाई कर देना और हाँ, पार्टी का भी इंतजाम कर देना। मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए घर पर छोटी सी पार्टी रखी है। क्या इस घर में पार्टी होगी? क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो अम्मा जी? बहू ने सिर्फ छोटी सी पार्टी ही तो रखी है। हाँ, मैंने पार्टी रखी है और आपको उसका अरेंजमेंट अच्छे से करना है, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। हुक्म देकर रचना अपने कमरे में चली जाती है। माधव और सरिता अपनी अमीर बहू की बात मानकर नौकरों की तरह घर की साफ सफाई और डेकोरेशन करने लगते हैं। गार्डन साफ करते हुए माधव और सरिता देखते हैं कि केदार और कल्पना अपनी बहू विवाह के साथ पैदल ही बाजार की तरफ जा रहे हैं। अरे केदार, तुम अपनी बहू को पैदल लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे माधव भाई, हम तुम्हारी तरह अमीर थोड़े ना है कि हमारे पास कार होगी। हम गरीब हैं तो पैदल ही चलेंगे ना। केदार पर हंसता हुआ माधव गार्डन साफ करके सरिता के साथ हॉल के अंदर आ जाता है। फिर शाम होते ही बंगले में तेज म्यूजिक के साथ रचना की पार्टी शुरू होती है। पार्टी में रचना की 3 बेस्ट फ्रेंड टीना, पूजा और आरती के साथ उसकी 12 फ्रेंड्स और आती हैं। रचना पार्टी ड्रेस पहने हुए अपने पूरे परिवार को किचन में ले जाती है और मम्मी जी, मेरी फ्रेंड्स को मॉकटेल सर्व करो। पापा जी, आप सबको रोस्टेड नट्स ले जाकर दो। दादी अम्मा, देखना फ्लोर गंदा हो तो साफ कर देना। बहू, अपना हुक्म ना अपने सास ससुर पर चलाना, मुझ पर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। इंदुमती गुस्से से तमतमाती हुई घर से बाहर निकल जाती है और केदार का दरवाजा खटखटाती है। विभा दरवाजा खोलती है और सामने इंदुमती को खड़ी देखती है। अरे दादी अम्मा, आप अचानक यहाँ कैसे? मेरी पोता बहू घर में पार्टी कर रही है ना, वो बेशर्मी और शोर शराबा मुझसे सुनना नहीं जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ भागी चली आई। विभा इंदुमती का हाथ पकड़कर हॉल में ले आती है और उसे कुर्सी पर बिठा देती है। दादी अम्मा, परेशान मत होइए और आराम से बैठिए। बहू, मैं तो परेशान नहीं होंगी, लेकिन कहीं तुम मेरी वजह से परेशान ना हो जाओ। तभी अपने कमरे से निकलकर कल्पना इंदुमती के पास आती है। अम्मा जी, आपको जो भी कहना है खुलकर कहिए, शर्माइए मत, ये आप ही का घर है। मेरी आदत है मैं शाम को ही खाना खा लेती हूँ, लेकिन आज मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। अरे अम्मा जी, तो इसमें इतना शर्माने और सोचने की क्या बात है? आप अपने ही घर में हो, बताइए आपको क्या खाना है। बहू, तू मेरे लिए खिचड़ी बना दे। विभा रसोई में जाती है और इंदुमती के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर लाती है और अपने हाथों से खिलाती है। खिचड़ी खाते हुए इंदुमती के मन में एक ख्याल आता है। मेरे बेटे को देखना चाहिए कि दौलत और संस्कार में क्या फर्क होता है। खिचड़ी खाकर इंदुमती वहीं पर विभा से गप्पे लड़ाने लगती है और कब रात के 11 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। तभी अचानक म्यूजिक की आवाज बंद हो जाती है। शोर थम गया, लगता है मेरी पोता बहू की पार्टी खत्म हो गई है। अब मैं अपने घर जाती हूँ। इंदुमती को विदा करके विभा घर का दरवाजा बंद करती है। घर पहुंचते ही इंदुमती देखती है कि रचना की सहेलियां वहां से जा चुकी हैं और माधव, सरिता और सौरभ सोफों पर निढाल पड़े हैं। सौरभ जैसे ही इंदुमती को देखता है, अरे दादी, आप कहाँ गई थी? इंदुमती उन्हें पूरी बात बताकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो तीनों भी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब हॉल में रचना के बिना पूरा परिवार इकट्ठा होता है तब देख बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाँ,
अम्मा, मुझे भी पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ और तुम सही हो। कल मैंने बहू की नजरों में देखा, उसकी नजरों में हमारे लिए मान सम्मान बिल्कुल नहीं था। बहू अपनी फ्रेंड्स के साथ सामने हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे हम नौकर हों। माधव, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाती हूँ कि बहुओं के संस्कार कैसे होते हैं। तभी सरिता की नजर घड़ी पर पड़ती है। सौरभ, देख तो, बहू अभी तक सोकर नहीं उठी क्या? अरे रात में देर से सोई थी तो देर से ही उठेगी ना। तभी रचना मॉडर्न ड्रेस में कमरे से बाहर आती है। बहू, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने मम्मी पापा के घर जा रही हूँ। कल जो पार्टी हुई थी उसकी साफ सफाई कौन करेगा? आप लोग करोगे और कौन करेगा। और हाँ, मैंने अपने कमरे की साफ सफाई कर दी है, तो मेरे कमरे की सफाई मत करना। रचना अपने मायके चली जाती है। उस दिन के बाद माधव और सरिता हर दिन देखते कि केदार की गरीब बहू कैसे उनका ख्याल रखती है और उनका सम्मान करती है। फिर कुछ दिन बाद जब रचना अपने मायके से वापस आकर अपने कमरे में जाती है तो बेड पर बैठा सौरभ उससे फाइल के बारे में पूछता है। फाइल कहाँ है? कौन सी फाइल? वही फाइल जो मैंने तुम्हें उस दिन सेफ में रखने को दी थी। अच्छा, वो फाइल। शायद मैंने वो फाइल कमरे की साफ सफाई करते समय कचरे में फेंक दी होगी। क्या? अरे इतनी बड़ी लापरवाही कर दी तुमने। और मैंने तुमसे कहा था ना कि उस फाइल को संभाल कर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। अगर वो फाइल गुम हो गई तो मेरी नौकरी पर बात आ जाएगी। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर सरिता वहां आ जाती है। क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे पर चिल्ला क्यों रहे हो? सौरभ सारी बात बताता है कि कैसे रचना ने उसकी नौकरी खतरे में डाल दी। बहू, तुमने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? ये मेरी गलती नहीं है। और हाँ, मैं अभी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। आपको मुझे जो कुछ भी कहना है वो सब बाद में कह लेना। बोलती हुई रचना अलमारी खोलती है और उसमें से एक ड्रेस निकालकर साइड बैग में डालकर वहां से चली जाती है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक सुबह सरिता और माधव की मुलाकात पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हुए केदार और कल्पना से होती है। केदार, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछो ना। देखो, मेरी बहू अमीर है, तुम्हारी बहू गरीब है, और दोनों की बहुएं एक ही दिन आई है। लेकिन आज तक मेरे घर में इतनी खुशियां, हंसी नहीं गूंजी जितनी तुम्हारे घर में गूंजी है। इसका राज क्या है? अरे मेरे घर की खुशियों का राज तुम ही हो। तुम्हारी ही वजह से मुझे इतनी संस्कारी बहू मिली है। वो गरीब भले है लेकिन हमारा सम्मान करती है और रिश्ते निभाना जानती है। अरे, मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। याद है तुमने एक दिन जब एक गरीब बाप को अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था? वो गरीब बाप कोई और नहीं, मेरी बहू के पिता है। उस दिन केदार अजय को अपने घर से ले जाकर उसके घुटने की मरहम पट्टी करता है, लेकिन अजय के दिल में किसी और बात का दर्द है। मैं गरीब हूं तो अमीर की नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं सिर्फ चाहता ही क्या था कि मेरी बेटी की शादी अमीर घर में हो जाए। भाई साहब, आप अपनी बेटी के लिए अमीर घर देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से तो आप अमीर घर देखने की बजाय ऐसा घर देखो जहाँ के लोगों में प्यार हो, दूसरों के लिए मान सम्मान हो, और आप भी रिश्ते अमीरी गरीबी से मत तोलो। इस बात पर जोर दो कि आपकी बेटी किस घर में खुश रहेगी। आजकल किस पर भरोसा किया जा सकता है? सब दिखावा ही तो करते हैं। कौन अच्छा कौन बुरा, अरे कैसे पहचाने? अगर आप बुरा न मानो और गलत न समझे तो आप हमें ही आजमा कर देख लो। हम बाहर से जैसे हैं वैसे अंदर से भी हैं। आपकी बेटी गरीब है, हम भी गरीब हैं। हम तो अपनी गरीब बेटी को अमीर घर में ब्याहने की बजाय मेरे घर में मेरे बेटे से ब्याह दो। ये बात बताते बताते केदार के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मैंने अजय जी के सामने उनकी गरीब बेटी से अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखा और वो मान गई। केदार की बात सुनकर माधव और सरिता अपना माथा पीट लेते हैं। असली दौलत मैंने उस दिन अपने दरवाजे से धक्के मार कर निकाल दी थी। इधर पार्क में केदार को अपने किए का पछतावा होने लगा था। उधर घर में अपने कमरे से निकलकर रचना के कमरे की तरफ जाती हुई इंदुमती जब से आई है तब से मैं देख रही हूँ, 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे सोकर उठती है, कभी 6 बजे, तो पोता बहू को उठते देखा ही नहीं। आज देखती हूँ कि वो कैसे नहीं उठती है। इंदुमती रचना के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। रचना बहू, दरवाजा खोल। बिस्तर पर सौरभ के बगल से गहरी नींद में सोई रचना की नींद शोर से खुल जाती है। कौन सुबह सुबह दरवाजा पीट रहा है? आंख मलती हुई रचना दरवाजा खोलती है। दादी अम्मा, आपको मुझसे कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, बहुत जरूरी काम है। जब से आई है तब से देख रही हूँ, तूने इस घर को होटल बनाकर रखा है। जब मर्जी होती है आती है, जब मर्जी होती है जाती है। बहू जैसे तो संस्कार हैं ही नहीं तेरे। दादी जी, मेरे सास ससुर को बहू नहीं अमीर बहू चाहिए थी,
जो अपने साथ दौलत लाती, तो मैं अपने साथ दौलत लाई हूँ। ये घर जो आप देख रही हो ना, ये मेरे दहेज के लाए हुए सामान से भरा हुआ है। तो आपको जो कुछ भी कहना हो अपने बेटे और बहू से कहिए, मुझसे मत कहिए, और मुझे सोने दीजिए। रचना दरवाजा इंदुमती के मुंह पर बंद कर देती है। मॉर्निंग वॉक करके जब सरिता और माधव घर आते हैं तो बालकनी में खड़े होकर केदार के घर की खुली खिड़की से केदार और कल्पना को अपनी गरीब बहू के साथ हंसी ठिठोली करते हुए देखते हैं। काश बेटे की शादी गरीब की बेटी से ही कर दी होती। अब सरिता और माधव के पास काश ही रह गया था, क्योंकि कहते हैं ना, जब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर एक दिन शाम के समय जब माधव और सरिता हॉल में बैठे इंदुमती के साथ चाय पी रहे थे, तभी मॉडर्न पार्टी ड्रेस पहने रचना फोन पर बात करती उनके पास आती है और ठीक है, तुम लोग रुको आधे घंटे में, मैं अभी आती हूँ। रचना बहू कहाँ जा रही है? दादी जी, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, मैं कहीं भी जाऊं। रचना इतना बोलकर घर से बाहर निकल जाती है। देख बेटा, आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है। रचना को जाने से रोक ले, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। रचना बहू नहीं रुकने वाली अम्मा जी। ठीक है, तो फिर मैं भी उसके साथ जाऊंगी। इंदुमती भी रचना के पीछे पीछे घर से बाहर निकलती है और उसकी कार का टैक्सी से पीछा करते हुए क्लब तक पहुंच जाती है। इंदुमती रचना को उसकी 3 सहेलियों टीना, पूजा और भारती के साथ क्लब के अंदर जाते हुए देखती है। इंदुमती जैसे ही क्लब के एंट्री गेट पर पहुंचती है, बाउंसर रंजीत उसे अंदर आने से रोक देता है, लेकिन इंदुमती उसे कुछ पैसे देकर अंदर चली जाती है। जैसे इंदुमती क्लब के डांस फ्लोर तक पहुंचती है, पुलिस गाड़ी का सायरन बजने लगता है और क्लब के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और इंस्पेक्टर रंजीत की एंट्री होती है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पुलिस को देखकर रचना की सारी अमीर फ्रेंड्स उसे वहीं छोड़कर भाग जाती हैं और रचना क्लब में ही फंस जाती है। अरे तुम लोग कहाँ हो? मैं यहाँ फंस गई हूँ। रचना तो देख ले अपना, हम तो निकल गए। तभी इंस्पेक्टर रंजीत रचना को पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ सिर्फ पार्टी करने आई थी। तब ऐसे ही बोलते हैं पकड़े जाने के बाद। तुम चलो थाने में, तुम्हें बताता हूँ अमीर बाप की बिगड़ी बेटी। तभी रंजीत रचना की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखता है। अरे तुम तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद नहीं, बल्कि अमीर ससुराल की बिगड़ी हुई बहू हो। तभी इंदुमती रंजीत के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मेरी पोता बहू को छोड़ो, ये मेरे साथ यहाँ आई है। जवानी में माँ बाप ने क्लब में नहीं आने दिया, बुढ़ापे में बच्चों ने रोक लगा दी, और अब जब मैं अपनी पोता बहू के साथ आई तो तुम आ धमके। सॉरी दादी माँ, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग क्लब में यंग लड़के लड़कियों को ड्रग्स बेच रहे हैं, इसलिए पुलिस ने यहाँ रेड मार दी। आप अपनी पोता बहू को ले जा सकती हो। इंदुमती रचना का हाथ इंस्पेक्टर से छुड़ाकर अपने हाथ में ले लेती है। दादी माँ, आपने मुझे बचा लिया। जिनके भरोसे मैं यहाँ आई थी, उन्होंने तो मेरा साथ छोड़ दिया था। इंदुमती रचना के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। देख बहू, तुझे इस बात को समझना होगा कि आजकल रिश्ते बनाने बहुत मुश्किल होते हैं, और दौलत के दम पर बनाए गए रिश्ते कुछ ही देर के होते हैं। तेरी फ्रेंड तेरी दौलत की वजह से तेरे साथ थी, इसीलिए मुसीबत पड़ने पर तेरा साथ छोड़ दिया। रचना को पहली बार जिंदगी की असली सच्चाई समझ आती है। इंदुमती उसे समझाते हुए घर ले जाती है। घर पहुंचकर रचना अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ दिन तो वो अपने कमरे में गुमसुम बैठी रहती है। फिर एक सुबह चमत्कार होता है। वो सुबह 7 बजे ही किचन में जाकर अपने सास, ससुर, पति और दादी सास के लिए चाय नाश्ता बनाकर हॉल में लाती है। सुबह सुबह अपनी अमीर बहू को किचन से नाश्ता लाया देखकर सरिता और माधव यकीन नहीं कर पाते। अरे मेरी अमीर बहू में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? देख, मैंने तुझसे कहा था ना कि संस्कार ना एक दिन में आते हैं और ना एक दिन में जाते हैं। संस्कार धीरे धीरे आते हैं, और तेरी अमीर बहू में संस्कार आ चुके हैं। अब तुझे ये नहीं कहना पड़ेगा कि काश बेटे की शादी गरीब की बेटी से की होती। धीरे धीरे अमीर बहू रचना भी अपने सास ससुर का सम्मान करना सीख जाती है। फिर एक दिन सरिता अपने घर की बालकनी में फर्श पर बैठी अपनी सास इंदुमती के सिर पर कुर्सी पर बैठकर तेल लगाते हुए सामने वाली छत में विवाह को अपनी सास के बालों में मेहंदी लगाते हुए देख रही थी। तभी सरिता की अमीर बहू रचना कटोरी में तेल लिए बालकनी में आती है और रचना के पीछे खड़ी होकर उसके बालों में तेल लगाने लगती है। रचना की तरफ देखकर सरिता मुस्कुरा देती।